सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कैसा रहा आप लोगों का लेक्चर? क्या आप लोगों ने उसके ऊपर होमवर्क किया या नहीं किया? बेटा ये जो चैप्टर है फंक्शंस का, ये यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा हटके है टॉपिक, और प्रैक्टिकली भी चूंकि अभी नहीं किया तो मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बेटा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट जो साथ साथ कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस में ज़रूर करें और याद ज़रूर करें कॉन्सेप्ट्स को, ताकि नेक्स्ट जब आप अपनी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं तो आपको अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो किया था फंक्शंस के चैप्टर में, वो हमने कवर किए थे, कुछ एक्सरसाइजेस की थी, कुछ हम लोगों ने रिटर्न वैल्यू के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल वेरिएबल। जो नेक्स्ट हम लोग आज टॉपिक करने जा रहे हैं, लेक्चर करने जा रहे हैं, वो बच्चों वो है हमारे लेक्चर वाइंड अप की तरफ, यानी हमारा जो सिलेबस है उसकी तरफ वाइंड अप जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सिलेक्टिव बेस पे हमने कुछ करना है, तो इसलिए जितना जैसे करवा रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाएं और उस हिसाब से जो है वो याद करते जाएं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोकल वेरिएबल। आप लोगों को पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, और हमने हर क्वेश्चन में इस चीज को डिस्कस किया है कि हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है और एक वैल्यू होती है जो कि हम असाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम के अंदर, कोडिंग के अंदर। यानी अगर हमने किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या वैल्यू असाइन करनी है तो हमें उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता है और उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब आ जाता है कि जब हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो दो तरह से उसको डिक्लेयर किया जाता है। आप लोगों ने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, लेकिन सिर्फ क्या टर्मिनोलॉजी डिफरेंट आ जाती है कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि जैसे हमने फंक्शंस किए, फंक्शंस की कुछ एक्सरसाइजेस की, क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऊपर मेन बॉडी से पहले भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया और मेन फंक्शन के बाद भी डिक्लेयर किया। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स एक दो हम लोगों ने किए। नॉर्मली जो कॉमन हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया वो हम लोगों ने अपनी मेन बॉडी के, यानी फंक्शन के बाद जो मेन बॉडी होती है उसमें हम लोग पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर अपने प्रोग्राम या उसके फार्मूला को लगाते हैं। ऐसा ही है ना? तो इसी तरीके से हमारे पास ये चीज आ जाती है कि वो वेरिएबल जिसको हम लोग फंक्शन के अंदर, ठीक है, इनसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, वो हमारा कहलाता है लोकल वेरिएबल। और वो वेरिएबल जिसमें हमारे पास कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कि आपने फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर करना है या फंक्शन के दरमियान में या फंक्शन के बाहर, आउटसाइड द फंक्शन, मतलब आप उसको किसी भी लोकेशन पे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करना है कि लोकल वेरिएबल क्या है। कि अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज नोन एज लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल्स को हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, और इसका जो सिंटेक्स बनता है वो ऑटो डाटा और टाइप आइडेंटिफायर, आपका जो लिखा हुआ है बुक के ऊपर भी, वो उसका सिंटेक्स जो बनता है वो यू बनता है, ऑटो डाटा और उसके बाद हमारे पास यहां पे आ जाता है टाइप आइडेंटिफायर। तो ये हमारे पास इसका एक सिंटेक्स बनता है लोकल वेरिएबल का, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। और लोकल वेरिएबल हमेशा हमारे पास कहां पे होते हैं? इनसाइड दी फंक्शन के। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद इसका अपोजिट अगर हम साथ में लिख लें तो वो हमारे पास आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल, और इसको हम लोग जो है वो सिंपल अगर कहा जाए तो हम कहते हैं आउटसाइड द फंक्शन। यानी जहां पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना है उस फंक्शन के बाहर जब हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। तो ये हमारे पास इसमें जो लोकल वेरिएबल की अगर बात करें तो इसके सिंटेक्स में तीन चीजें आ रही होती हैं हमारे पास, ऑटो, फिर उसके बाद डाटा टाइप और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई। आपको पता है ऑटो हमारे पास जो है यहाँ पे ये दो चीजें हैं। ऑटो हमारे पास ये कीवर्ड है, जैसे हम लोग वाइड को यूज करते हैं, जैसे हम लोग दूसरे इंटीजर को यूज करते हैं, तो ये कीवर्ड है हमारे पास।
और ये कीवर्ड इंडिकेट्स करता है वेरिएबल को कि ये ऑटोमेटिक है, और ये इसकी जो इस्तेमाल है वो ऑप्शनल होता है कि आप इसको लगाएं या ना लगाएं, कोई मसला नहीं। फिर इसके बाद डाटा टाइप आ जाती है। आपको पता है डाटा टाइप हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे हमारे पास इंटीजर है, हमारे पास हम कह लेते हैं फ्लोट है, या हमारे पास क्या है करेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये डाटा की टाइप्स आ जाती हैं जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करती हैं कि वो क्या है। और उसके बाद आइडेंटिफायर आ जाता है जो कि नेम का वेरिएबल डिक्लेयर करता है, जिसमें हम लोग अक्सर आप लोग देखते हैं कि हम एक्स असाइन कर देते हैं, एन असाइन कर देते हैं, ए असाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से जब नेम असाइन कर दिए जाते हैं वेरिएबल्स को तो वो उसका आइडेंटिफायर कहलाता है। तो ये हमारा टॉपिक था लोकल वेरिएबल का, कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। जब हम किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। और ऑलरेडी हमें पता है कि वेरिएबल हमारी 3 चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें आज आपने पहली चीज जो है वो नहीं पढ़ी, यानी हम ऑटोमेटिक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो डिक्लेयर हो जाए। और इसका इस्तेमाल जो हमारे पास ऑप्शनल है, हम इसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। और उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है और उसका नेम आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स बनाता है। अब आ जाता है हमारे पास लोकल वेरिएबल का स्कोप। स्कोप क्या है? तो वो एरिया, यानी अगर फर्ज करें हम किसी फंक्शन के इनसाइड इसको लगाते हैं, ठीक है, यानी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको इनसाइड द फंक्शन यूज कर रहे हैं, और इनसाइड द फंक्शन में हम पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में इसको शो कर रहे हैं। तो जिस लाइन में हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, किसको, लोकल वेरिएबल को इनसाइड द फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे, तो वो उसकी लाइन जो है वो उसका क्या कहलाती है, वो उसकी स्कोप कहलाती है। ठीक है, तो वो जहां पे उसको डिक्लेयर किया जाता है, वो जो एरिया जहां पे हम उसको डिक्लेयर करते हैं वो उसका स्कोप कहलाता है। लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली इन फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। तो ये वहीं पे यूज होता है जहां पे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। इफ अ स्टेटमेंट एक्सेसेस अ लोकल वेरिएबल दैट इज नॉट इन स्कोप, द कंपाइलर जनरेट्स अ सिंटैक्स एरर। जैसे स्कोप, जैसे फर्ज करें कि हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन उसको हम लोगों ने गलत जगह पर डिक्लेयर कर दिया, या हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो उस सूरत में वेरिएबल का स्कोप भी नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर को वो जगह ही फाइंड आउट नहीं होगी। तो जब वो जगह फाइंड आउट नहीं करेगा तो वहां पे हमें सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ेगा। फिर लाइफ टाइम आ जाती है लोकल वेरिएबल की। तो टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी। जैसे अगर हम लोगों ने फर्ज किया कि हमने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसका स्कोप बता दिया। अब जब कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम की कंपाइलेशन के दौरान उसको जरूरत पड़ती है वेरिएबल को डिक्लेयर करने की, उसको कंपाइल करने की। तो जब उसको वो कंपाइल कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है अपनी वर्किंग, और उसके बाद उसको छोड़ देता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि जितनी देर उसका इस जगह थी या जितनी देर उसको इस्तेमाल किया गया, उसको कंपाइल कर लिया गया और उसके बाद उसका यूजेज नहीं है और वो यूजेज खत्म हो जाता है, तो वो वाला टाइम पीरियड या वो हिस्सा जिसमें उसको इस्तेमाल किया गया वो उसका वेरिएबल का लाइफ टाइम कहलाता है। यानी द टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी इज नोन एज द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। जितने अरसे के लिए वो मेमोरी के अंदर रहता है, वो जो अरसा है वो उसका क्या कहलाता है, लाइफ टाइम कहलाता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैव डिफरेंट लाइफ टाइम। मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स हैं उनकी अपनी अपनी मेमोरी में डिफरेंट लाइफ टाइम्स होते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट्स व्हेन द कंट्रोल एंटर्स द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। इसका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है, वो पोर्शन जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, जब उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहां पे जब कंपाइलर अपना कंट्रोल एंटर करता है तो तब इसका लाइफ टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंट्रोल एग्जिस्ट फ्रॉम द फंक्शन। और जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल कर चुका होता है और उसका जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम से निकल जाता है तो उसका लाइफ टाइम जो है वो एंड हो जाता है। When the lifetime of a local variable ends, the value stored in this variable also become inaccessible। जैसे ही हमारे पास उसका लाइफ टाइम पीरियड खत्म होता है वैसे ही वो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था लोकल वेरिएबल का। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आप लोगों ने पीछे से कवर करना है इसको, कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसके पास उसका लाइफ टाइम क्या है। ठीक है, इसी तरीके से इसी को हम कंपेयर करते हैं अगले वेरिएबल को, और वो वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, जिसको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ग्लोबल से मुराद क्या, ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड से मुराद क्या होता है, ओपन, यानी जब चाहे जहां जाए जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। इनसाइड कौन सा था, लोकल, और ग्लोबल कौन सा है, आउटसाइड। तो ये सिंपल डिफरेंस आपने याद रखना है कि ग्लोबल क्या है, आउटसाइड, और हमारे पास जो लोकल है वो क्या है, इनसाइड।
Global variables can be used by all functions in the program. The values of these variables are shared among different functions. If one function change the value of global variable, this change is also available to other function. यानी किसी भी सूरत में अगर कोई सी एक फंक्शन ने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है तो ऑटोमेटिकली वो सारे वेरिएबल्स में से चेंज हो जाती है. अब स्कोप भी सेम उसी तरीके से, वो एरिया जहां पे हम लोग अपने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो उसका स्कोप कहलाता है, और जितने टाइम पीरियड के लिए वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करता है वो उसका लाइफ टाइम कहलाता है. तो स्कोप क्या आ जाता है? ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय ऑल फंक्शंस इन द प्रोग्राम. इट मींस दैट दीज वेरिएबल्स आर ग्लोबली एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. नॉर्मली ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड बिफोर मेन फंक्शन. आमतौर पर ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं. लाइफ टाइम आ जाती है तो ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग. जब तक हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे तब तक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चलती रहती है. लोकल वेरिएबल की तरह ये नहीं कि जैसे उसका इस्तेमाल खत्म हुआ वो खत्म होगी. दीज वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द मेमोरी व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स. ये कब इसकी खत्म होती है लाइफ टाइम? जब हम अपने प्रोग्राम से ही निकल जाते हैं, यानी हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके उसको टर्मिनेट कर देते हैं, तब इसकी जो लाइफ टाइम है वो खत्म हो जाती है. दीज वेरिएबल्स ऑक्यूपाई मेमोरी लॉन्गर देन लोकल वेरिएबल्स. यही वजह है कि लोकल वेरिएबल्स के मुकाबले में ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी में ज्यादा देर एग्जिस्ट करते हैं और उसका ज्यादा मेमोरी का टाइम लेते हैं. सो ग्लोबल वेरिएबल शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन दीज आर वेरी नेसेसरी. तो जब हमारी मेमोरी लोकेशन ज्यादा टाइम के लिए लेंगे तो सूरत में हमें कहीं ना कहीं पे वेट करना पड़ेगा, कंपाइलर को जो है वो काम करना पड़ेगा ज्यादा. तो इसलिए हमें इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए? तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो और इसके बगैर हमारा काम ना हो सके. वरना हम जो प्रेफर करते हैं वो लोकल वेरिएबल्स को करते हैं, क्योंकि जैसे वो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है वैसे ही हमारी जो मेमोरी जो है वो फ्री हो जाती है. तो इसी वजह से जो कंपाइलर या प्रोग्रामर्स होते हैं वो रेफर करते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वेरिएबल की जगह पे लोकल वेरिएबल्स को. तो ये हमारा ये टॉपिक था अभी का, जिसमें आप लोगों ने इसको डिफरेंस जरूर करना है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का. और फिर उसके बाद आगे यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया हुआ क्वेश्चन 402 पेज के ऊपर. फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, इसको भी जरूर रीड आउट कीजिएगा. फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स. ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे टॉपिक लेक्चर में. आपने इसके डिफरेंस को भी जरूर रीड आउट करना है. ये आपको 2 मार्क्स के आ सकता है कि डिफरेंशिएट लाजमी करें इनके बीच में. फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है, ऑलरेडी हम इसको भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं लेकिन दोबारा से बुक में दिया गया कि बताएं फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स क्या होती हैं. फंक्शंस दैट रिटर्न अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स. तो फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स हमें पता है वो क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग फंक्शन का जो हमारे पास सिंटेक्स था वो क्या था, सिंटेक्स फंक्शन का, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप. तो रिटर्न टाइप में रिटर्न की उसकी वैल्यू लिखी जाती है. वो कैसे लिखी जाती है कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पे रिटर्न लिखा और रिटर्न के बाद हम यहाँ पे मतलब जो भी उसकी वैल्यू रिटर्न करते हैं. लेकिन अगर फर्ज करें हमें उस वैल्यू को रिटर्न नहीं करनी, यानी आर्गुमेंट्स के बगैर उसको लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम सिंपल वाइट लिख के आगे क्या लिख देते हैं? पैरेंथेसिस लगा देते हैं, जो कि क्या डिक्लेयर करता है वाइट के बाद कि यहाँ पे फंक्शन जो है उसमें आर्गुमेंट्स किसी भी तरह से नहीं है और पैरामीटर जो लिस्ट है वो हमारी खाली है. और उसके लिए हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया है? वाइड. तो ये आपकी एक डेफिनेशन निकल आती है जिसको आप पीछे शॉर्ट क्वेश्चन से कर सकते हैं कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? वो फंक्शंस जिसके अंदर हम किसी भी किस्म की रिटर्न टाइप की वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते और अपने पैरेंथेसिस को ब्लैंक छोड़ देते हैं और पीछे क्या शो कर देते हैं? कीवर्ड वाइड. वाइड से मुराद होता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी. तो इसके लिए हम लोग जो सिंटेक्स यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं. और फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स का मतलब भी होता है कि ये किसी भी किस्म की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसी की अपोजिट अगली हेडिंग, फंक्शंस दैट रिटर्न अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स. तो ये हमारे पास क्या है कि फंक्शन में रिक्वायर्ड सर्टेन वैल्यूज टू कैलकुलेट द रिजल्ट, यानी प्रॉपर जिसमें हम लोग उसको लिखते हैं. जैसे अगर फर्ज करें हम लोगों ने लिख दिया वाइड, रिटर्न लिख दिया है, या हम यहाँ पे सम लिख देते हैं, या यहाँ पे हम शो लिख देते हैं और आगे उसकी बकायदा डाटा टाइप्स की वैल्यूज असाइन कर देते हैं. जैसे ए है, बी है, हम लोगों ने पीछे दिखा था इंटीजर ए, इंटीजर बी. तो ये चीजें जो है ये प्रॉपर एक आर्गुमेंट्स के साथ आती हैं जिसमें पूरी डिटेल्स मौजूद होती हैं. और फंक्शन के लिए फिर कंपल्सरी हो जाता है कि जब इसको डिक्लेयर कर दिया जाए तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आउटपुट प्रोवाइड की जा सके. तो ये दोनों में डिफरेंस है जो ऑलरेडी हम पीछे फंक्शंस में और डेफिनेशंस में ऑलरेडी इनको डिस्कस
कर चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोबारा टॉपिक आया था तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जरूर एक दफा देखें। ये बेटा हमारा आज का जो टॉपिक था, यह हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। जो जो इंपॉर्टेंट था इन पे मैंने करवाया आप लोगों को। अब कोशिश करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, और जो शॉर्ट क्वेश्चन और स्पेशली जो बुक एक्सरसाइज है उसको एक दफा जरूर देखें, उसको होमवर्क जरूर करें प्रैक्टिस में, ताकि आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हो सके कि किसी में क्या एरर आ रहा है या किसी का आउटपुट अगर निकालना है तो आप लोगों ने आउटपुट कैसे निकालनी है। और शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के जो हमारे पास बनते हैं वो 28 हैं। तो 28 को अगर आप लोग डिवाइड करें, मतलब अगर प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग, तो प्रोग्राम्स भी हमारे जो है उसमें से एंड वाले मैंने नहीं करवाए, तो वो भी बनते हैं 12 में से 2 छोड़ भी दिए तो 10 बनते हैं। 10 आपके प्रोग्राम्स हो गए, 28 आप लोगों के जो है वो हो गए बेटा क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आप लोग इसको डिवाइड भी करें ना, 5 क्वेश्चंस डिवाइड करें, यानी आप लोग कह सकते हैं कि 5 आप लोगों ने करने हैं प्रोग्राम करने हैं और 10 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 से 3 दिन में आपका जो है ये लेक्चर तैयार हो सकता है। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कोई इसमें इतनी खास बात नहीं है, ये सारे के सारे जो है वो शॉर्ट के अंदर कवर हो रहे हैं। लॉन्ग इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और शॉर्ट आपने कोई भी नहीं छोड़ना। आपको डेफिनेशन और डिफरेंशिएट जरूर पूछा जा सकता है, उनको आपने हरगिज इग्नोर नहीं करना। तो आपके 28 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा जाए और 10 प्रोग्राम्स को देखा जाए तो ये 2-3 दिन आपके मैक्सिमम इस चैप्टर की तैयारी में लग सकते हैं कि आप एक दिन 10 क्वेश्चंस करें शॉर्ट, 5 आप अपने प्रोग्राम्स कर लें, फिर अगले दिन 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करें और 5 अपने प्रोग्राम कर लें। तो अगले दिन पीछे बच जाएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस और आपकी एक्सरसाइजेस बच सकती हैं या एमसीक्यूज बच सकते हैं, जिसको आप रिवाइज करें अच्छे तरीके से, तो 3 दिन में आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो सकता है। तो अगर आप इसको इसी तरीके से रूटीन में करते हैं तो बेटा आप लोगों को ये कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बात वहीं पे है कि जब तक आपने कोशिश नहीं करनी, कोई भी चीज आप लोगों के लिए आसान नहीं हो सकती, जो कि आपको क्लास में भी हमेशा कहा जाता है कि जब तक आपने खुद कोशिश नहीं करनी आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो लिहाजा कोशिश करें कि घर पे आप लोगों को हम लोग कॉन्सेप्ट पहुंचाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटा डंडे की तरह सर पे खड़े होकर चेक नहीं कर सकते, जैसे क्लास में आपको खड़ा कर देते हैं कि भाई आपने याद किया कि नहीं किया। तो अपने साथ खुद सिंसियरिटी निभाएं, खुद ईमानदारी करें और याद करें उसको अच्छे से, और अपना बेटा ख्याल रखें और साथ में इसको होमवर्क जरूर करें। जी क्लास, आज आप लोगों को नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक करने जा रहे हैं, हम लोग वो 14 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है फाइल हैंडलिंग इन सी। इससे मुराद ये आप लोग कह सकते हैं, हम लोगों ने अभी तक जितना भी पीछे प्रोग्राम किए हैं या हमने अपना सिलेबस जितना भी किया, पहले हमने डेटाबेस के हवाले से काम किया 7 चैप्टर में, फिर उसके बाद हम लोगों ने सी लैंग्वेज को स्टार्ट किया। सी लैंग्वेज में हमने पहले प्रोग्रामिंग देखी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर उसके बाद हमने 1 by 1 सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के एक एक टॉपिक को किया कि पहले हम सिंपल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने लूप देखा, स्विच स्टेटमेंट्स देखी, फिर फंक्शंस देखे, फिर उसके बाद हम लोगों ने इफ की कंडीशंस देखी, इफ एल्स इफ वगैरह देखे। अब हमारे पास जो ये वाला चैप्टर आ रहा है 14th वाला चैप्टर, ये फाइल हैंडलिंग इन सी है। बेसिकली जितना हम पीछे काम करके आ चुके हुए हैं उनमें कुछ टर्मिनोलॉजीज मिसिंग थी, यानी हमने वो की जरूर है लेकिन उनको अब टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको इस चैप्टर में करना है। और ये भी सिलेक्टिव बेस पे जो जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करवाती जाती हूँ या रीड आउट करवाती जाती हूँ, जितना उतना याद करते जाए। हमने इसको डिटेल में या एक्सप्लेनेशन में नहीं करना, वो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। तो लिहाजा इसमें जो जो मैं आपको रीड आउट करती जाती हूँ वो आप लोग करते जाएं और ऑल इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं। और आप लोगों ने इसको भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से तैयार करना है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये भी थ्योरेटिकल आप लोगों का मेन चैप्टर होगा जो मैं आज आपको करवाने लगी हूँ, तो आपने इसको बेटा ध्यान से सुनना है। ये ऑलरेडी वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, प्रोग्राम्स में बार बार कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि अब इसकी टर्मिनोलॉजी आ गई है कि जब हमने किसी भी चीज को डिक्लेयर किया था या वैल्यू लगाई थी तो वो क्या कहलाती है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास आ जाता है, व्हाट इज स्ट्रीम। स्ट्रीम हमने बताना है और उसमें हमारे पास टेक्स्ट और बाइनरी स्ट्रीम्स क्या होती हैं वो बतानी है। तो स्ट्रीम के हवाले से अगर बात करें तो जैसा कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो स्ट्रीम के बारे में हमारा टॉपिक है, स्ट्रीम है सबसे पहले, ठीक है। स्ट्रीम की आगे से हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट स्ट्रीम और सेकेंड आ जाती है हमारे पास बाइनरी। सबसे पहले हम करते हैं कि स्ट्रीम क्या है। तो स्ट्रीम हमारे पास लॉजिकल इंटरफेस है एक फाइल का,
ठीक है, यानी आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग आप लोगों ने देखा इंटरफेस, चूंकि प्रैक्टिकल करने का इतना मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया तो उसकी अपनी एक इंटरफेस था, उसकी अपनी एक लेआउट थी प्रोग्रामिंग की। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया तो उसकी अपनी लेआउट थी, अपना इंटरफेस था। इसी तरीके से जब हम लोगों ने सी का कंपाइलर ओपन किया तो उसका अपना एक इंटरफेस था। तो वो लॉजिकल इंटरफेस जो कि हम लोगों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम उसको उसके लॉजिक को समझते हुए अपनी प्रोग्रामिंग कर सकें, वो लॉजिकल इंटरफेस जो है वो आप लोगों का फाइल का सी के अंदर वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, सिंपल हम इसको कह सकते हैं लॉजिकल इंटरफेस। और इंटरफेस आप लोगों को ऑलरेडी मैंने काफी दफा बताया कि इंटरफेस की डेफिनेशन क्या होती है, वो चीज जो हम लोगों को पहली नजर में नजर आती है और उसको समझते हैं हम लोग कि हमें उसे देख के समझ में आता है कि ये चीज क्या है और हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये हमारे पास लॉजिकल इंटरफेस है एक फाइल का जो कि हम सी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। इट इज अ फ्लो ऑफ डाटा, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। यानी फर्दर आगे अगर देखा जाए तो स्ट्रीम की दो टाइप्स निकल रही हैं हमारे पास, एक इनपुट स्ट्रीम कहलाती है और एक हमारे पास जो है वो आउटपुट स्ट्रीम कहलाती है। अब आ जाती है इनपुट, हम क्या कहते हैं, आप लोगों को सिंपल पता है कि इनपुट क्या है, कि जब हम कोई भी चीज हम कंप्यूटर की मदद से या डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है। कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें एज अ रिजल्ट, एज अ इंफॉर्मेशन हमें वापस प्रोवाइड करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, आउटपुट। तो हमारे पास वही चीज आ जाती है कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी हम अपने एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स की तरतीब या वो डाटा की तरतीब जो हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइस की मदद से, वो क्या कहलाती है, हमारी इनपुट स्ट्रीम कहलाती है। और जब कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करके या हमारा जो कंपाइलर है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस से हमें वापस प्रोवाइड करता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो आउटपुट स्ट्रीम कहलाती है। ठीक है, और अ स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विद अ फाइल। अब क्या है स्ट्रीम, क्या है स्ट्रीम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इसको एसोसिएट किया गया एक फाइल के साथ यूजिंग एन ओपन ऑपरेशन। अगर हम लोगों ने किसी भी फाइल को, प्रोग्राम को ओपन करना है तो हम उसको ओपन की ऑप्शन से करते हैं, अगर हमने उसको बंद करना हो तो हम उसको क्लोज की ऑप्शन से करते हैं। तो द स्ट्रीम इज एसोसिएटेड, यानी अगर आपने उसको ओपन करना है, उस पर काम करना है, तो उसके लिए हम लोग ओपन की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों ने इसको डिसएसोसिएट करना है यानी क्लोज करना है तो उसके लिए हम लोग क्लोज का ऑपरेशन करते हैं। और अब आगे आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, जिसमें सबसे पहले बात की जा रही है टेक्स्ट स्ट्रीम की। तो टेक्स्ट स्ट्रीम अगर सिंपल वर्डिंग में कहा जाए तो टेक्स्ट स्ट्रीम हमारे पास जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये हमारे पास किस में आ जाती है, टेक्स्ट के अंदर। यानी स्ट्रीम तो ऑलरेडी है, हमारे पास एक फाइल है लॉजिकल, लेकिन उसमें क्या है, टेक्स्ट में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आ जाती है। जबकि बाइनरी, आपको पता है कि बाइनरी किसको बोलते हैं, बताइए मुझे। तो बाइनरी हमारे पास जो है वो किस में होता है, ये हमारे पास होता है सीक्वेंस ऑफ, बाइनरी किसको कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स होते हैं ना हमारे पास, हम लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी, और बाइनरी डिजिट्स हमारे पास होते हैं 0 और 1। तो हमारे पास ये आ जाता है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। यानी अगर सिंपल वर्डिंग में कहा जाए तो ये हमारे पास सिंपल कैरेक्टर्स में चलता है और ये हमारे पास उसकी साइजिंग में चलता है। तो ये हमारी उसकी किसकी कहलाती हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स कहलाती हैं, जिसमें टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम आती है। टेक्स्ट स्ट्रीम जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। A text stream is a sequence of characters. A certain character translation may occur in a text stream. For example, a new line may be converted to a carriage return line feed pair. It means that there may not be a one-to-one relationship between the written characters and the characters in external device. Simple सी बात है कि ये हमारे पास सिंपल वर्डिंग के अंदर होती है, कैरेक्टर्स के अंदर होती है, और उसमें हम लोग जो है वो सिंपली एक दूसरे के साथ उसको इंटरलिंक कर रहे होते हैं और ये टेक्स्टिंग में आ जाती है। ये आप लोगों ने सिर्फ इसको याद रखना है। फिर बाइनरी स्ट्रीम में अगर देखा जाए तो बाइनरी स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स दैट ट्रांसलेशन इज नॉट परफॉर्म्ड इन बाइनरी स्ट्रीम, क्योंकि ये किस में काम कर रही है, बाइनरी डिजिट्स में काम कर रही है, तो इसमें ट्रांसलेशन जो है वो परफॉर्म नहीं की जाती। इट एग्जिस्ट विद अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंट टू द एक्सटर्नल डिवाइस। ये एक्सटर्नल डिवाइस यानी जो इसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उसके साथ इसका जो इंटरलिंक होता है वो 1-to-1 रिलेशनशिप के साथ होता है। यानी आप 1 से 1 आप 1 देंगे तो 1 ही गेट करेंगे। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ बाइट्स रिटन और रीड इज द सेम एज द नंबर ऑफ बाइट्स ऑन द एक्सटर्नल डिवाइस। यानी जो नंबर ऑफ बाइट्स आप देंगे उसी में रिटर्न आप लोगों को मिलेगी। However, an implementation defined number of bytes may be appended to a binary stream. फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएट है, इसको जरूर देखें। आगे आ जाता है हमारे पास फाइल एक्सेस मेथड्स क्या होते हैं।
तो फाइल एक्सेस मेथड क्या मतलब है कि हम लोग अपनी फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं, उस तक एक्सेस कैसे करते हैं, उस तक कुछ रसाई कैसे करते हैं। तो आप लोगों को पता है ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अगर हम फाइल एक्सेस मेथड को देखें तो हमारे पास ये मैं रेज कर दूं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट के फाइल एक्सेस मेथड्स क्या है हमारे पास। तो फाइल एक्सेस मेथड क्या होता है, सिंपल अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो फाइल एक्सेस मेथड हमारे पास वो मेथड है, वो तरीकाकार है जिसके थ्रू हम लोग अपनी फाइल तक एक्सेस करते हैं, अपनी रसाई करते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिंपल हमारे पास आ जाता है सिक्वेंशियल, और आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने इसको डेटाबेस में भी किया हुआ है पूरी डिटेल के साथ, अगर वो याद हो आपको। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, और सेकंड हमारे पास जो है वो रैंडम एक्सेस मेथड है। इससे मुराद क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर सीक्वेंशियल की बात की जाए तो सीक्वेंशियल वर्ड किससे निकला है, सीक्वेंस से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तरतीब। और तरतीब से मुराद यानी अगर हम लोगों ने किसी भी फाइल को ओपन करना है तो हम उसकी उसी तरतीब को फॉलो करेंगे जिस तरतीब से हमने उसको स्टोर किया था। यानी इसमें हम लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जिस तरतीब से हम अपनी फाइल को स्टोर करेंगे उसी तरतीब से उसको ओपन करेंगे। हम कभी भी अपनी मर्जी से उसके ऊपर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करें रैंडम की तो रैंडम से मुराद होता है कि जब चाहे जैसे करें अपना काम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसको सिंपल वर्डिंग हम कह सकते हैं रैंडम से मुराद डायरेक्टली, और सीक्वेंशियल से मुराद कि हम लोगों ने उसकी तरतीब को फॉलो करना होता है। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कि द वे इन विच अ फाइल कैन बी एक्सेस इज कॉल्ड फाइल एक्सेस मेथड। इट डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन द फाइल्स, और sequential access method is used to access data in the same sequence in which it is stored in file. This method reads and writes data in a sequence, यानी उसने स्टोर करना है, रीड करना है तो भी सीक्वेंस में करना है, रीड करना है यानी ओपन करना है, राइट करना है यानी स्टोर करना है तो एक ही सीक्वेंस में करेगा। In order to read the last record, it has to read all records stored before the last one. अगर आप लोगों ने किसी भी लास्ट रिकॉर्ड को स्टोर करना है, रीड करना है, ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे पूरे। इसकी वही एग्जांपल है बेटा, अगर आप लोग को याद हो कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग एक कैसेट सुना करते थे जिसमें सॉन्ग्स आते थे या हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। तो ABCDEF, अगर हमें F वाला सॉन्ग सुनना पड़ता था तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले ABCDE सारे सुनने पड़ते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन आई हुई है कि हम लोग क्या करते हैं, CD या DVD के ऊपर उसको ओपन करते हैं, प्ले करते हैं तो डायरेक्ट एक्सेस करते हैं कि किस पे हमने क्लिक करना है तो हम वो E वाला F वाला जो है वो सॉन्ग सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है। जो पहले वो टेप्स चलती थी वो सीक्वेंशियल है, और अब का जो तरीकाकार है वो अब रैंडम है। तो ये चीज आ जाती है कि अगर आपको लास्ट वन वाला रिकॉर्ड सुनना है तो आपको पहले वाले सारे सुनने पड़ते थे। इट इज सिंपल बट स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये बहुत आसान है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है अपने काम तक पहुंचने के लिए, और ये स्लो हो जाता है। अ सर्च ऑप्शन विद सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम लोगों को जो चीज चाहिए, जिसकी हमें जरूरत है, हम जिसको सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें काफी टाइम लगाना पड़ता है। जबकि रैंडम एक्सेस मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस एनी डाटा आइटम डायरेक्टली विदाउट एक्सेसिंग द प्रीसीडिंग डाटा। प्रीसीडिंग यानी जो पहले से पड़ा हुआ डाटा है उस तक पहुंचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम डायरेक्ट अपने डाटा तक एक्सेस कर लेते हैं। दिस मेथड डज नॉट रीड और राइट डाटा इन सीक्वेंस, और इसमें हमें ना तो लिखने की जरूरत पड़ती है स्टोर करने की, ना ओपन करने की जरूरत पड़ती है सीक्वेंस में। इट इज वेरी फास्ट एक्सेस मेथड एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल। अगर हम सीक्वेंसेस को कंपेयर करें तो ये बहुत फास्ट मेथड है। A searching operation with random access method takes far less time to find a data item. तो अगर हमें किसी चीज को सर्च करना है तो हम डायरेक्ट उस पर एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा ना तो एफर्ट लगानी पड़ती है और ना टाइम लगता है। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक था डाटा फाइल्स का, जो कि डाटा एक्सेस मेथड्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने करनी है वो है EOF, दैट स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल। EOF, और ये स्टैंड्स फॉर है, E स्टैंड्स फॉर एंड, O स्टैंड्स फॉर F और F स्टैंड्स फॉर फाइल। इससे क्या मुराद है ये देख लेते हैं। अ टेक्स्ट फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सेव्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज डिस्क। कोई भी टेक्स्ट फाइल जिसको हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जब वो क्या है, वो एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है और उसको प्रॉपर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है, तो वो हमारी फाइल क्या कहलाती है, वो एंड ऑफ फाइल कहलाती है। और टेक्स्ट फाइल हैज नो फिक्स्ड साइज, इसका कोई फिक्स साइज नहीं है। एंड ऑफ फाइल इज अ स्पेशल कैरेक्टर, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। इसको हम इस्तेमाल करते हैं
वहां पे जब हमें जरूरत पड़ती है कि हम कहते हैं कि हम इंडिकेट करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो रहा है या हम इसको एंडिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं EOF का। इट इज प्लेस्ड आफ्टर द लास्ट कैरेक्टर इन द फाइल, फाइल के अंदर जो लास्ट कैरेक्टर होता है उसके बाद इसको हम लोग लिख देते हैं, जो कि शो करता है कि यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। इट इज एडिट ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ फाइल्स, ये ऑटोमेटिकली वहां पे लिखा भी जा सकता है। अ कांस्टेंट EOF रिप्रेजेंट एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, EOF इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन C प्रोग्राम्स टू फाइंड द एंड ऑफ फाइल। तो ये एग्जांपल उन्होंने जैसे नीचे दी हुई है, तो कंपाइलर के लिए ये जो है वहां पे ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाता है। तो आपने बस इतना याद रखना है कि EOF क्या है, एंड ऑफ फाइल है, और ये किसको इंडिकेट करता है, जहां पे ये इंडिकेट होगा उसका मतलब है कि वहां पे हमारे कैरेक्टर्स या वहां पे हमारा डाटा कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है, और उसके बाद कोई भी चीज नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारे पास न्यू लाइन। न्यू लाइन हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो ये आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग्स के अंदर जब हमारे पास हम कोई भी लाइन एंटर करके या कोई भी आउटपुट जो है वो अगली लाइन के अंदर चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया था \n, या हम उसको यूज करते हैं एंटर। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीज एंटर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और उसको नेक्स्ट लाइन पे जाना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एंटर यूज करते हैं कीबोर्ड से। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग में आउटपुट के तौर पर कोई भी चीज जो है वो नई लाइन के अंदर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, \n, और आप ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अब इसकी डेफिनेशन आ जाती है, द एंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन इन अ टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड। नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है, यानी जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं C++ के अंदर, तो उसके अंदर भी जब हम लोग लिखते हैं, तो जब हम नेक्स्ट अंडर लाइन के अंदर जाना चाहें, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रेस करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। या अ न्यू लाइन कैरेक्टर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच लाइन व्हेन द यूजर प्रेसेस एंटर की, द न्यू लाइन इज डिनोटेड बाय \n इन C। तो ये उसकी डेफिनेशन आ जाती है सिंपल। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट के डाटा फाइल क्या है, तो डाटा फाइल की डेफिनेशन आ जाती है, अ डाटा फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये हमने डेटाबेस में भी ये चीज पढ़ी थी कि जब हम किसी भी चीज के बारे में रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे होते हैं और उस रिकॉर्ड को प्रॉपर एक नाम दे देते हैं। इसकी एग्जांपल जो हम दे सकते हैं कि अगर मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है, तो उसमें पहले मुझे क्लासेस डिफाइन करना पड़ेगी। ऐसे ही है ना, क्या जैसे ICS की अगर मुझे एक फाइल बनानी है, डाटा फाइल बनानी है, तो उस ICS की फाइल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी लेना पड़ेगा, आपका फी, रजिस्ट्रेशन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग लेने के बाद वो पूरी की पूरी ICS का एक पूरी फाइल बन जाती है, जिसको हम लोग डाटा फाइल कहते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। अ रिकॉर्ड कंटेन डाटा अबाउट एन एंटिटी, एक एंटिटी के बारे में, यानी आप स्टूडेंट्स के बारे में उसमें रिकॉर्ड कंटेन किया जा सकता है। डाटा फाइल कैन बी यूज्ड टू सेव एनी टाइप ऑफ डाटा। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, और हम इस फाइल्स को स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, यानी हार्ड डिस्क के ऊपर, परमानेंट स्टोरेज के ऊपर, टेम्पररी के ऊपर नहीं करते। द डाटा इज स्टोर्ड इन फाइल्स परमानेंटली। तो ये आपके लिए इतनी इसकी डेफिनेशन काफी है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं। जैसे डाटा फाइल है वैसे टेक्स्ट फाइल क्या है, तो अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर्स डाटा एज अ रीडेबल एंड प्रिंटेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। यानी वो डाटा जिसको आप लोग रीड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट कर सकते हैं, वो आपकी डाटा टाइप जब वो क्या कहलाती है, वो टेक्स्ट फाइल्स कहलाती है। अ सोर्स प्रोग्राम ऑफ C लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फाइल। सोर्स प्रोग्राम क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और सोर्स प्रोग्राम, ये आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं। सोर्स प्रोग्राम वो होते हैं जो हाई लैंग्वेज में होते हैं, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वो होते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि सोर्स प्रोग्राम जो C लैंग्वेज का, वो किसकी एग्जांपल है, वो टेक्स्ट फाइल की एग्जांपल है, क्योंकि वो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए आसान है समझना उसको। द यूजर कैन इजीली व्यू एंड रीड द कंटेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, इट कैन आल्सो प्रिंट इट टू गेट अ हार्ड कॉपी। तो ये आपकी उसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब नेक्स्ट आगे डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास पॉइंटर की। पॉइंटर क्या है, a type of variable that is used to store the memory address of a memory cell is known as a pointer। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने वेरिएबल के डिक्लेरेशन में, जैसे हम लोगों ने पीछे कुछ प्रोग्राम्स किए थे जिसमें कैरेक्टर लिख के हम लोग लिख देते थे 25। इट मींस कि हम लोगों ने उसको क्या डिफाइन कर दिया कि उसमें जो है वो कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 25। यानी अगर उसने मेमोरी में अपनी लोकेशंस लेनी है, तो उसके पास जितने मेमोरी सेल्स बनेंगे वो कितने होंगे, वो 25 होंगे। अगर 25 से ज्यादा डाटा एक्सेस हो जाता है तो उसको मेमोरी नहीं मिलेगी। अगर 25 से लेस है तो क्या होगा, वो 25 फिल कर लेगा, बाकी के जो है वो सारे के सारे ब्लैंक रहेंगे, और ये हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हुए हैं। तो वो चीज आ जाती है आपके पास कि वो टाइप ऑफ वेरिएबल जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए। मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए किसी भी वेरिएबल के,
तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, उसका पॉइंटर कहलाती है। अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ मेमोरी सेल इज नाउन एज पॉइंटर। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन आ गई। इट नॉर्मली स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। द डाटा टाइप ऑफ अ पॉइंटर मस्ट बी सेम एज डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल हुज मेमोरी इज स्टोर्ड इन अ पॉइंटर। यानी जो आप लोगों ने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करना है उसी के अकॉर्डिंग नीचे उसको उसकी विड्थ भी जो है वो असाइन करनी है, उसका एड्रेस भी असाइन करना है ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन आ गई। फिर उसके बाद अगली डेफिनेशन आ जाती है आपके पास फाइल पॉइंटर की। फाइल पॉइंटर क्या है? सिंपल, हमने पहले देखा कि पॉइंटर क्या है, जो कि मेमोरी एड्रेस की लोकेशंस को डिफाइन करता है। अब फाइल पॉइंटर क्या है? तो फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट रेफर्स टू अ फाइल ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज, यानी परमानेंट स्टोरेज के ऊपर। जैसे हम लोगों ने लिंक किया था ना, बताया था लाइब्रेरी फाइल होती है, हेडर फाइल होती है, डॉट एच, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये उसकी मेन हेडर फाइल है। इसी तरीके से जब हम अपनी फाइल्स को परमानेंट स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, तो वहां पे फाइल पॉइंटर क्या है? वो पॉइंटर है जो कि बकायदा पूरी एक फाइल को प्रेफर करता है। ठीक है, वहां पे हमने पॉइंटर देखा मेमोरी एड्रेस को। फाइल पॉइंटर क्या है? जो पूरी फाइल को यानी पूरे डाटा रिकॉर्ड को रेफर करता है, वो उसका क्या कहलाता है? फाइल पॉइंटर कहलाता है। इट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल दैट इज डिफाइंड इन स्टूडियो डॉट एच। ये पूरा हमारे पास एक वेरिएबल बनता है जिसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं FILE, जो कि एक वेरिएबल है जिसको हमारे पास जो हम ऊपर अपनी stdio.h मतलब जो मेन लाइब्रेरी फाइल है उसको रेफर करते हैं, ये उसके साथ मैनिपुलेट होता है। इट इज यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट अ डाटा फाइल। अ प्रोग्राम हैज टू डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर टू यूज अ फाइल। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइल को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए प्रॉपर हमें इसको यूज करना पड़ता है। फाइल पॉइंटर इज एसोसिएटेड विद द फाइल आफ्टर डिक्लेरेशन, और साथ साथ हमें इसे डिक्लेयर करना पड़ता है। ऑन वन फाइल पॉइंटर कैन बी एसोसिएटेड विद ओनली वन डाटा फाइल। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका फाइल पॉइंटर की डेफिनेशन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रिंग, पेज नंबर 423। बाकी बीच में से आपने कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया, गाइड किया कि जो जो मैं रीड आउट कर रही हूं, जो जो मैं आपको बता रही हूं, बस उसी को हाईलाइट करें, उतना ही आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग आपको पता है स्ट्रिंग क्या होती है, वैल्यूज बताएं जरा। हम लोगों ने पढ़ा था जब डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम किसी खास चीज को प्रेजेंट करते हैं एज अ कैरेक्टर के तौर पर, वो हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन आ गया अब हमारे पास। अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कैरेक्टर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर अ स्ट्रिंग। द लेंथ, और इसको स्ट्रिंग के लिए हम लोग जो वेरिएबल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? CHAR। तो ये हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन इन ब्रैकेट्स इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और हम लोग जब इसको डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए डिक्लेरेशन जो होती है हमारी किस में होती है? वो ब्रैकेट्स में होती है। और उसके लिए आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दी है, कैरेक्टर लिख के आगे 25 लिख दिया था। तो ये चीज आपके पास क्या आ जाती है कि जब हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर, ये इस तरीके से ब्रैकेट्स होती हैं जिसके अंदर हम स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है उसको डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन क्या कहलाती है? सी लैंग्वेज स्टोर्स अ स्ट्रिंग एज एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। अरे से मुराद होता है जब इसमें हम मल्टीपल चीजों को एज अ बॉन्ड के तौर पर, कॉम्बिनेशन के तौर पर यूज करते हैं, वन बाय वन तरतीब के साथ। तो एन अरे इज अ ग्रुप ऑफ कंटिगस मेमोरी लोकेशन। ये साथ ही उसकी अरे की डेफिनेशन आ गई, इसको जरूर हाईलाइट करें। अरे की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपको। तो अरे क्या है? अरे इज अ ग्रुप ऑफ कंटिगस, कंटिगस से मुराद होता है कंटिन्यूअस जो चल रहा होता है मुसलसल तरतीब के साथ, मेमोरी लोकेशन दैट कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। यानी हम एक ही डाटा टाइप की जब एक से ज्यादा मेमोरी लोकेशन असाइन करके उसको तरतीबवार आगे लेके चलते जाते हैं तो वो उसकी अरे में आ जाती है। तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कहलाती है, जिसमें हम लोग बकायदा जो है उसमें कैरेक्टर्स को लिखते हैं तरतीब के साथ। तो उसकी एग्जांपल जैसे वही चीज आ जाती है जो भी मैंने यहाँ पे दी थी कि अगर आपके पास कैरेक्टर 25 है, किसी भी बुक का नाम आपने देना है, किसी भी सिटी का नाम देना है, किसी भी चीज को स्पेशल नाम देना है, तो जब आप उसको इस तरीके से डिक्लेयर कर देते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो वो हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिंग असाइनमेंट। स्ट्रिंग असाइनमेंट क्या कहलाती है? तो स्ट्रिंग असाइनमेंट आप लोगों को पता है जहां पे भी असाइनमेंट का वर्ड आता है इट मींस कि वो क्या है हमारे पास, जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट्स इक्वल टू इक्वल साइन। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू, जब हम किसी भी स्ट्रिंग को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे सपोज हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी बुक है तो बुक को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, तो बुक को वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं?
एक प्रॉपर असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, यानी इक्वल का साइन यूज करते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग असाइनमेंट कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ स्ट्रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम असाइनिंग अ वैल्यू टू अदर वेरिएबल। अगर स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन करनी है तो, और अगर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो, दोनों का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। जैसे हम यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं, तो ये हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को वैल्यू असाइन की। लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन करनी है तो इस तरीके से 25, ये तरीकाकार गलत है और ये तरीकाकार सही है, क्योंकि ये तो हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग को इस तरीके से वैल्यू असाइन करना ये गलत है, और ये दोनों तरीकाकार मुख्तलिफ होते हैं। द सिंपल असाइनमेंट इज इनवैलिड विद स्ट्रिंग। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि बुक इक्वल टू प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये गलत तरीकाकार है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर हमें क्या करना पड़ता है, मैं इधर लिख लेती हूँ आप लोगों को, कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग में वैल्यू साइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, तो उसको डिक्लेयर करने का जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है, हम लोग स्ट्रिंग का लिखते हैं str, ठीक है, क्या लिखना है हमने स्ट्रिंग का str, और फिर उसके बाद आगे लिखना है cpy, यानी कॉपी उसकी। तो स्ट्रिंग कॉपी को जब हम करते हैं तो फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पे लिखते हैं उसकी डेस्टिनेशन, यानी हम लोग कहां से उसको ले रहे हैं, और फिर उसके बाद उसका यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेस्टिनेशन के बाद सोर्स लिखते हैं कि हम लोग वहां से कहां से लेके आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद एंड पे हम लोग लगाते हैं सेमीकोलन। तो ये सिंटैक्स है हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू डिक्लेयर करने का, जिसको आप लोगों ने सिंपल इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रिंग की वैल्यू को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और बस इतना। तो ये आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट। आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, इनको जरूर एक दफा रीड आउट करिए, और जहां पे कहीं पे प्रॉब्लम आती है उसको हाईलाइट करें, और आईसीएस काइंडली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए और उसमें क्वेश्चंस कीजिए। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भेजने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई ना कोई रीजन सामने शामिल है बच्चों के, कि उनके पास एट अ टाइम चीजें मौजूद नहीं होती। तो आपको जब अवेलेबिलिटी हो डेली बेस पर अपने लेक्चर्स को जरूर सुने, लेकिन लाइव डिस्कशन को जरूर ज्वाइन करें टाइम पे, ताकि जो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या टाइम टेबल से हट के अगर अपनी क्लासेस ली हैं, मेन मकसद ये है कि आप लोग पढ़ लें, आप लोग खुदा के लिए पढ़ लें और टाइम पे पढ़ लें। अगर टाइम पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन डेली बेस का डेली जरूर सुने। रात को टाइम मिल रहा है रात को ले लें, सुबह टाइम मिल रहा है सुबह ले लें, दोपहर को टाइम मिल रहा है, लेकिन पढ़ें। मकसद क्या है कि पढ़ें जरूर, और लाइव डिस्कशन को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जहां पे कहीं पे प्रॉब्लम आती है वो जरूर डिस्कस करें। तो 14 चैप्टर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना था, क्वेश्चंस करने थे, वो कर लिए सारे। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देख लेते हैं। मुझे ये यहाँ पे भी एकदम से नजर आ गया कि व्हाट डू आर प्लस एंड ए प्लस मीन इन फाइल्स। फाइल्स हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ी कि फाइल्स क्या होती हैं स्ट्रिंग के अंदर भी। तो देयर आर 2 मोड्स फॉर ओपनिंग फाइल्स। जब हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें 2 मोड्स होते हैं। ए को हम लोग बोलते हैं आर प्लस, और ए को हम बोलते हैं ए प्लस। अब आर प्लस और ए प्लस क्या है, इसको देख लेते हैं कि आर प्लस इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल इन रीड राइट मोड। द डाटा कैन बी रीड एंड राइट टू ओ फाइल। यानी आर प्लस मोड को हम लोग डाटा को रीड करने के लिए भी और डाटा को राइट करने के लिए भी कर सकते हैं। जिसमें रीड करना क्या है, फाइल को ओपन करना, और राइट करना क्या होता है, फाइल को सेव करना। यानी हम इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। द फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास वो फाइल ऑलरेडी मौजूद हो। जबकि ए प्लस इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल इन अपेंड मोड। द न्यू डाटा इज रिटन एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। द एग्जिस्टिंग डाटा कैन आल्सो बी रीड। तो ए प्लस हमारे पास जो है वो अपेंड मोड में होता है, यानी ऑलरेडी हमारे पास वो मौजूद था। उसमें हम लोगों ने सिर्फ क्या करना होता है कि न्यू डाटा जो है उसके एंड पे लिखा जाता है, और एग्जिस्टिंग डाटा को हम सिर्फ और सिर्फ उसमें रीड कर सकते हैं। यानी ये तो सिंपल हमारे पास वो चीज है जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। जबकि ए प्लस को हमारे पास अगर कोई फाइल मौजूद है और उसके अंदर हम कोई भी डाटा लिखना चाहें तो वहां पे लिख के उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सारा 14 चैप्टर। इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो 28 हैं। प्रोग्रामिंग इसमें कोई नहीं करनी, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको 1 दिन में भी कर सकते हैं, 2 दिन में भी कर सकते हैं। मसला ये है कि आप कर लें। तो ये हमारे पास 14 चैप्टर था, जिसमें हमने सिलेक्टिव बेस पे कुछ काम की, डेफिनेशंस की, कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। आपको जहां कहीं पे भी इशू आता है बेटा उसको जरूर डिस्कस करें, लेकिन मसला यह है कि एक दफा जब तक आप सुनेंगे नहीं, उसको रीड नहीं करेंगे, आप उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मौका मिले और आप इसको घर पे रहते हुए जरूर यूटिलाइज करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हैरियत रखे, हालात जैसे ही बेहतर होते हैं तो हम इंशाल्लाह अपने प्रैक्टिकल मोड पे वापस आएंगे, क्योंकि अब हमारा सारा काम थ्योरेटिकल या बुक सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब आपकी तैयारी या तैयारी के लिहाज से जो भी उसका प्रोसेस है वो आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर हम तक पैगाम पहुंचाइए ताकि हम उस पर वर्किंग करके बेटा आप लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन उसमें भी शर्त यही है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आप लोगों को बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिकल आप लोगों की प्रैक्टिस सिर्फ रह गई है। हालात जैसे बेहतर होते हैं जब आप आते हैं तो सिर्फ हमारा मोड एक ही होगा प्रैक्टिकल, लेकिन तब तक घर पे रहते हुए अपनी प्रैक्टिस, अपना डाटा जितना भी है थ्योरेटिकल उसको ज़रूर याद करें, उसकी तैयारी करें अच्छे से ताकि आप लोगों का पेपर जो है वो तैयारी के लिहाज से कंप्लीट हो सके। आते ही आप लोगों की फिर एग्जाम्स हैं तो इसीलिए उसकी अच्छे से भरपूर तैयारी करके अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी अच्छी दुआओं के साथ और अच्छी उम्मीदों के साथ। अल्लाह हाफिज़।